हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ लिया था, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। उसी क्रम को जारी रखते हुए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम प्रतिस्थापन का अर्थ समझ लेते हैं, क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी कम क्रियाशील, अपने से ऐसे कहें कि कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को किसी यौगिक में से हटा के और खुद उसके साथ जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं। क्रिकेट का खेल आप देखते होंगे, उसमें देखते हैं कोई खिलाड़ी चोटिल या इस तरह का हो जाता है तो वो ग्राउंड छोड़ के पवेलियन में चला जाता है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। एक गया तो उसके जगह पे दूसरा आ गया, तो इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोला जाता है। प्रतिस्थापित प्लेयर वो होता है, खिलाड़ी होता है। समझे बात आगे? तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो चीज का होना जरूरी है, एक कम क्रियाशील तत्व और एक अधिक क्रियाशील तत्व। यदि ऐसे दो तत्व हमने ले लिया कि दोनों क्रियाशीलता लगभग एक जैसी है, तो वो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इसमें एक पदार्थ क्रियाशील होगा और जो क्रियाशील होगा वो अपने से कम वाले को प्रतिस्थापित करेगा। तो एक क्रियाशील होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए? कम क्रियाशील होना चाहिए। दोनों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसके हिसाब से। समझे बात आगे? अच्छा, एक बात और कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है या कैसे इसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए बच्चों इन तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। आगे क्लासों में इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल इसके बारे में जो बेसिक चीज है उसको जानते हैं कि जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रोड विभव एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। और निकालने के बाद जिस पदार्थ का, ध्यान से सुनिएगा, जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड विभव जितना ही ज्यादा आएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो इलेक्ट्रोड विभव और क्रियाशीलता में उल्टा संबंध है। इलेक्ट्रोड विभव अधिक, क्रियाशीलता कम। इलेक्ट्रोड विभव कम, क्रियाशीलता अधिक। ठीक है। और इसके आधार पे खास करके धातुओं की एक श्रेणी बनाई गई है जिसको हम लोग कहते हैं धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी या धातुओं की वैद्युत रासायनिक श्रेणी। समझे बात आगे? और इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को कैसे सजाया गया है? उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम पे। जिस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, लिथियम का सबसे कम होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है, इसीलिए धातुओं में लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। समझे बात आ रही है? उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से मैग्नीशियम, इस तरीके से तत्व आते हैं। तो उस जो विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, उस श्रेणी में जो सबसे ऊपर तत्व है उसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, अतः उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पदार्थों की क्रियाशीलता घटती जाती है, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं पदार्थों की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक में से यदि विस्थापित कर दे रहा है तो उसको प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन की क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, किसी पदार्थ की क्रियाशीलता कैसे निकालना, अभी मैं बता रहा था कि किसके आधार पे? उसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे। इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाला गया? एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। और जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछ देता है कि दो पदार्थ हैं ए और बी, कह दे कि इसका इलेक्ट्रोड विभव 6 है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड विभव कह दे कि 3 है, तो बताइए इसमें से कौन अधिक क्रियाशील होगा? तो बच्चों जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना ही कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी।
तो ए और बी में यदि पूछा इलेक्ट्रोड विभव देकर पूछे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होगा अर्थात बी वाला ए वाले से अधिक क्रियाशील है। समझ में आता है? कभी कोई परीक्षा में इलेक्ट्रोड विभव देता है कि ए बी सी डी 4 तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रोड विभव इस तरीके से है, उनकी क्रियाशीलता को उनको क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज करो। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम रहेगा वो सबसे अधिक क्रियाशील, इस रूप में आप उसको अरेंज करेंगे। यदि इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हो जाए तो वो और अधिक क्रियाशील होगा। समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम लोग इस क्रिया पे आते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया पे। इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, ध्यान देंगे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, तो जाहिर सी बात है जब क्रिया कराएंगे तो उसमें एक तत्व ऐसा होना चाहिए अधिक क्रियाशील होना चाहिए और एक तत्व जो उसकी अपेक्षा कम क्रियाशील हो। क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले। बताऊं प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि एक को हटाओ और हटा के उसको खुद जाकर जुड़ जाओ। सिर्फ हटाने से मतलब नहीं है, हटाना भी है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि किस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से और विस्तार से जाना जाए। पहले मैंने यहाँ लिखा है कि कॉपर सल्फेट और जिंक की क्रिया, कॉपर सल्फेट और जिंक की क्रिया जब कराते हैं तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे, इसमें क्या होता है? बच्चों अभी बता रहे थे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसमें तत्वों को खास करके धातुओं को सजाया गया है, उसमें जो तत्व ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, तो वो अपने से नीचे के सभी तत्वों को या सभी धातुओं को रासायनिक अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया जब कराएंगे उसके साथ तो उसको विस्थापित कर देगा। समझ में बात आ गई? तो यहाँ पे जरा देखिए क्या लेना है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है बच्चों CuSO4 और इसकी क्रिया किससे करानी है? जिंक से। किससे करानी है? जिंक से। बच्चों एक बात और जान लीजिए, कोई धातु का जो लवण होता है, यहाँ पे कॉपर धातु है, सल्फेट के साथ जुड़ा है तो इसको बोलेंगे धातु का लवण। क्या बोलेंगे? धातु का लवण। और धातु के लवण में जब कोई हम लोग दूसरी धातु, जो यहाँ पे जो धातु के लवण में जो धातु है इससे अधिक क्रियाशील हो, तो ये धातु इस धातु के लवण में से इस धातु को विस्थापित कर देगी। इससे सिद्ध होता है कि जिंक यहाँ पे अधिक क्रियाशील है और कॉपर यहाँ पे कम क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील वाला इसको इसमें से हटाएगा, रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा? ये जिंक इसको हटाएगा और यहाँ जाके खुद जुड़ेगा, तो बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर बाहर चला गया, कॉपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जिंक जो है किस प्रकार से कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा के और खुद उसके जगह पे जुड़ गया। यहाँ पे CuSO4 था, अभी ZnSO4 हो गया और कॉपर अलग चले, जैसे यहाँ पे जिंक अलग था। अब इस अभिक्रिया को दे दे, ऐसे कहीं आपसे अभिक्रिया दे दे कि ZnSO4 प्लस Cu, अब कहे बताइए क्रिया क्या संभव है कि नहीं है? तो आप बताओगे नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से कम है, कम क्रियाशील है, तो ये किसी भी हालत में कॉपर इसमें से जिंक को नहीं हटा पाएगा। समझ में बता रही है? तो आपको लिखना नहीं, अभिक्रिया संभव नहीं है क्योंकि कॉपर जिंक से अधिक क्रियाशील नहीं है, और यदि अधिक क्रियाशील नहीं है तो किसी भी सूरत में इसमें से जिंक को हटा नहीं पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सही है? चलिए एक बात और कि देता है परीक्षा में, इसको ये समीकरण न देकर वो कैसे पूछता है कि कॉपर सल्फेट, सब लोग नोट करें, जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों, इसका जब विलयन बनाते हैं तो नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? नीले रंग। तो प्रश्न पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को डालते हैं तो उस कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है। कारण बताइए। तो आप कारण यही बताओगे कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डालते हैं तो ये इसी कॉपर सल्फेट एक साथ जब था तो नीला रंग था इसका, लेकिन जैसे इसमें जिंक डाले इसमें से तो कॉपर हट गया, और जब कॉपर हटेगा तो ये बन जाएगा ZnSO4।
और ZnSO4 जो होता है बच्चों उसका जली विलयन रंगहीन होता है। तो ZnSO4 बनने के कारण उस विलयन का जो नीला रंग था वो गायब हो गया। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। तो बताओ भैया, जिंक इसमें से कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना दिया तो रंगहीन होता है, इसीलिए उसका रंग गायब हो जाता है। इसी पे आधारित एक प्रश्न और देता है कि कॉपर सल्फेट के जले विलयन में जो लोहा डाल दें, क्या डालने के लिए कहता है Fe, यानी लोहे की कील डाल दें, और उसमें से कील डालने के बाद थोड़ी देर बाद उसको कील को बाहर निकालते हैं तो कील के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है और उस कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग है वो मलिन हो जाता है, ठीक है, यानी बहुत हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों? तो आप बताओगे कि ये लोहा यानी Fe को जब कॉपर सल्फेट में डाले हैं तो ये बना लिया FeSO4 और इसमें से कॉपर को हटा दिया, ठीक इसी प्रकार जैसे जिंक हटा रहा है, तो ये कॉपर जाकर उस लोहे के कील पे जमा हो जाता है और इसकी वजह से वो लोहे का जो कील है बच्चों, यानी जो Fe हम लोग बोल रहे हैं, उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर का रंग भूरा होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन कॉपर का रंग तो भूरा होता है। तो इसकी वजह से जब उसमें लोहे का कील डाले, Fe को उसमें डाले, तो लोहे के कील पे भूरे रंग की परत जम जाए, क्योंकि ये कॉपर इसी लोहे की कील में जाके जमा हो जाता है। समझ में बात आ गई? और विलयन का रंग क्यों गायब हो गया, हल्का हो गया? क्योंकि वो पहले कॉपर सल्फेट था, अभी उसमें फेरस सल्फेट बन गया है, FeSO4 बन गया है। तो आई होप आपको इससे संबंधित सारे डाउट दूर हो गए होंगे। चलिए अगला लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर की क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या है? AgNO3, NO3 रहता है बच्चों, उसको नाइट्रेट बोलते हैं। इधर चांदी है इसको सिल्वर बोलते हैं, तो नाम है सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें कॉपर डालना है, क्या डालना है? कॉपर। तो यहाँ पे अब कॉपर जो है वो Ag से ज्यादा क्रियाशील होता है। कॉपर यहाँ पे Ag से ज्यादा, अभी हम लोग ZnSO बोल रहे तो रिप्लेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसी यहाँ पे धातु है जो इस कॉपर से कम क्रियाशील है, तो ये कॉपर इसमें से Ag को रिप्लेस कर देगा और इस तरीके से क्रिया बनेगी, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 और प्लस ये Ag बाहर चला जाएगा Ag। तो इस प्रकार से क्रिया होगी। ये धातु के लवण में हमने दूसरी अधिक क्रियाशील धातु डाला, तो ये धातु इसमें से अपने से कम क्रियाशील धातु क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। आगे चलते हैं, अम्लों की क्रिया सक्रिय धातुओं से। और अम्ल क्षार लवण हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें अम्लों की क्रिया मैंने बताया था कि जब किसी अम्ल में कोई सक्रिय धातु डालते हैं बच्चों, तो वो सक्रिय धातु अम्ल की जो पहचान होती है हाइड्रोजन आयन, वो उससे छीन लेता है, उसको हटा के और खुद उस जगह पे जुड़ जाता है। कैसे? इसका एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण है, एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4 और इसमें हम डाल देते हैं बच्चों कैल्शियम। क्या डाल देते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम इसमें हाइड्रोजन क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी और बना लेगा CaSO4 और प्लस हाइड्रोजन इसमें से गैस बाहर जाएगी, हो जाएगा H2। तो ये समीकरण बैलेंस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, कैल्शियम 1 कैल्शियम। तो इस प्रकार से जब अम्ल में हम लोग कोई सक्रिय धातु डालते हैं, तो ये सक्रिय धातु में अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद अपने उस जगह पे जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से हम सारे लवण वाले में भी बताया गया था। अगला है बच्चों सोडियम की क्रिया जल से। सक्रिय कुछ सक्रिय धातु ऐसे होती हैं जो ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती हैं, उनमें से एक है सोडियम। तो होगा क्या कि जब सोडियम को जल में डालेंगे, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। इसको लिखने का एक ढंग और भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं H/OH। क्या लिख सकते हैं? H/H। H2 दो हाइड्रोजन है तो H2 और O तो H2 हो जाए। इसको लेकिन इसलिए ऐसे लिखा गया है, इसमें बड़ी आसानी से हम लोग देखेंगे कि ये सोडियम जल में दो मूलक होते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH आयन। इस OH आयन से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके बना लेता है NaOH और इसमें से हाइड्रोजन हट गया तो इधर हाइड्रोजन गैस बन जाती है। समझ में आएगा सबको? क्या क्या बना? इधर हाइड्रोजन गैस इसमें से निकली, सक्रिय धातु को जल में डालते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, सक्रिय धातु को अम्ल में डालते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं।
इसको, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम 1, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन 2। इस तरीके से समीकरण हमारा बैलेंस है। समझ में आ रहा है? तो जब सक्रिय धातु को जल में डालेंगे तो सक्रिय धातु जल में से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और देखिए शेष भाग में बचा उसके साथ खुद आके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। आगे चलते हैं। ये तो था अकार्बनिक यौगिकों में विस्थापन अभिक्रिया। अब कार्बनिक यौगिकों में विस्थापन अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कैसे विस्थापन की अभिक्रिया होती है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है बच्चों? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और हाइड्रोकार्बन को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक होगा। अब कोई कार्बनिक यौगिक यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो लिया मेथेन। क्या लिया? मेथेन। इसकी क्रिया जो हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं, किससे कराते हैं? हाइड्रोजनों से। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों, हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से किसी भी एक तत्व से जब क्रिया कराते हैं तो ये जो कार्बनिक यौगिक यानी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें से हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन एक एक करके विस्थापित कर देते हैं। कैसे? क्रिया यहाँ मैंने कराई तो बना यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन इसमें से आके जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3। एक हाइड्रोजन कम हुआ तो 4 था तो 3 हो गया और उसके जब एक क्लोरीन आके जुड़ गया तो CH3Cl और प्लस इसमें एक क्लोरीन अभी बच रहा है और इसका जो एक हाइड्रोजन निकला और दोनों मिलकर बना लेंगे HCl। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कार्बनिक यौगिकों की क्रिया यदि हाइड्रोजनों से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन उस कार्बनिक यौगिक में से किसको रिप्लेस कर देता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और ये क्रिया और आगे तक जाएगी, फिर इसकी क्रिया होगी क्लोरीन से Cl2 तो बनेगा एक हाइड्रोजन, फिर इसमें से कम होगा तो CH2 और क्लोरीन एक और बढ़ेगा इसमें तो Cl2 हो जाएगा और प्लस HCl। फिर इसकी क्रिया क्लोरीन से होगी CH2, Cl2 प्लस Cl2, फिर सेम वही क्रिया होगी HCl बनेगा और एक हाइड्रोजन में से और रिप्लेस होगा क्लोरीन के द्वारा तो बनेगा CHCl3। फिर इससे क्रिया कराएंगे क्लोरीन की तो बनेगा CHCl3 प्लस Cl2। इसमें से एक हाइड्रोजन बचा है ये भी एक क्लोरीन परमाणु द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो बचेगा CCl4। ठीक है, तो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। 4 हाइड्रोजन के परमाणु थे इसमें और जैसे ही क्लोरीन से इसकी क्रिया कराना शुरू किए तो ये क्लोरीन परमाणु एक एक करके इसमें से 4 हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिए कुछ इस तरीके से। पहले था CH4 और फिर हो गया CCl4। तो काफी फेमस महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण इसका ले सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे हम पोटेशियम साइनाइड ले लें या हाइड्रोजन की जगह पे, इस हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग कोई धातु का जो है हैलाइड कंपाउंड ले लें, जैसे AgI ले लें तो भी इस प्रकार की क्रिया हमको मिलेगी। समझ में आ गया? तो आज बच्चों हम लोगों ने प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाना। इसमें मैंने बताया आपको कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसको रिप्लेस कर देता है। इसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे, जैसे कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो कैसे इसको विस्थापित कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर की क्रिया हमने देखा, और सबसे फेमस क्रिया अम्लों की क्रिया जब सक्रिय धातुओं से कराते हैं तो अम्ल में से सक्रिय धातु में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इसके बाद सोडियम की क्रिया जल से, यदि सक्रिय धातु जैसे सोडियम को हम लोग जल में डालें, मैंने कहा जल का सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे लिखा गया दिखाने के लिए ताकि समझ में आए कि सोडियम इससे जुड़ रहा है। ठीक है, तो NaOH बना लिया। इसके बाद मैंने कहा कि अकार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो दिखाते ही हैं, कार्बनिक यौगिकों में भी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया पाई जाती है। इसे मैंने लिया मेथेन का उदाहरण। इस मेथेन क्रिया क्लोरीन से कराया तो देखा कि एक एक करके सारे के सारे हाइड्रोजन इसमें से
इस क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जा रहे हैं। जो पहले मीथेन था अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अभिक्रिया के साथ।